अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत एपिसोड 15 की तरफ। क्या? नेहा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। सुमेरा की जगह तुम्हें ये शादी करनी होगी। उस शख्स ने बहुत ही सुकून के साथ उसके सर पर बम फोड़ा था। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हम दोनों आपकी बेटी की उम्र की हैं और आप? नेहा का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था, जबकि सामने खड़ा शख्स नासमझी से उसे देख रहा था कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है। ये सैयद असकान शाह के चचा हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। एक जानिब खड़ा उस शख्स का मुलाजिम नेहा के करीब आते जल्दी से बोला, जबकि उसकी बात सुनकर नेहा को एक बार फिर शदीद झटका लगा था। ये असकान शाह नहीं है? नेहा ने कब से रुका सांस बहाल किया था। मगर मुझे तो असकान शाह से मिलना था। नेहा ने उस मुलाजिम को सख्त निगाहों से घूरा था जो उसे गलत जगह ले आया था। तुम्हें क्या लगता है लड़की, तुम असकान शाह के सामने जाकर शादी से इनकार करने की बात करोगी और वो तुम्हें जिंदा सलामत वापस लौटने देगा? असकान शाह का सिर्फ नाम सुना है तुमने, अभी उसके बारे में जानती नहीं हो। लोग उसके सामने जाने के खौफ से ही थर थर काँपने लगते हैं। रास्ते में आते हुए असकान शाह के नाम पर लोगों का रिएक्शन ही देखा लगता है तुमने। नवाज शाह की बात पर नेहा को रास्ते में लोगों का दिखाया जाने वाला पुरस्कार रवैया याद आया था। अगर वो शख्स इतना पावरफुल है तो वो आपकी मर्ज़ी पर मुझसे शादी क्यों करेगा? वो तो फिर सुमेरा से ही शादी करना चाहेगा ना। नेहा को इस बात की समझ नहीं आई थी। उसे ये सब बहुत ही अजीब सा लगा था, क्योंकि असकान शाह नहीं जानता उसकी शादी किससे हो रही है। उसे ना ही इस शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट है। उसे सिर्फ अपनी वसी और अरीज़ वरासत और अपना नाम कायम रखने के लिए अपना वारिस चाहिए। यही रीज़न है उसका शादी करने का। जिसके लिए लड़की कोई भी हो उसे परवाह नहीं है। वो अपना वारिस लेने के बाद अपनी बीवी को छोड़ने का इरादा रखता है, क्योंकि उसे औरत ज़ात से सख्त नफरत है। नवाज शाह ने उसे सारी तफसील बताते बिल्कुल मुंजमद करके रख दिया था। कोई इंसान भला इतना बेरहम और बेहिस भी हो सकता था क्या? नेहा को अब समझ आई थी सुमेरा के इनकार करने की वजह। मगर सुमेरा के घर वाले सब कुछ जानते बूझते अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म क्यों कर रहे थे? नेहा ने इस बात पर उलझते सवालिया नज़रों से नवाज शाह की जानिब देखा था, जो उसकी उलझन समझते तंज या अंदाज में मुस्करा दिए थे। तुम्हारी कज़न के घर वालों ने बहुत सारा पैसा लिया है मुझसे ऐसा करने के लिए। नवाज शाह का किया जाने वाला इंकशाफ नेहा का रिश्तों पर से एतबार कमज़ोर कर रहा था। आप क्यों चाहते हैं मैं असकान शाह से शादी करूं? नेहा ने वो सवाल कर लिया था जो कब से उसके दिमाग में खुलबुला रहा था। क्योंकि जो काम मैं असकान शाह की बीवी से करवाना चाहता हूँ वो सुमेरा जैसी डरपोक लड़की नहीं कर सकती। वो करने का हौसला तुम में नज़र आया है मुझे। नवाज शाह हर बात साफ गोई से उसके सामने रख रहा था। कैसा काम? नेहा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। वो काम मैं अभी नहीं बता सकता, मगर मेरा यकीन रखो, असकान शाह की बीवी बनने के बाद तुम खुद वो काम करना चाहोगी। जितना खौफ उसके नाम पर लोगों के चेहरे पर नज़र आया है तुम्हें, असकान शाह उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा इंसान है, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका, ना ही उसे हरा सका है। नवाज शाह अब तहम्मुल से कुर्सी पर बैठते मोबाइल हाथ में उठा चुका था। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसे बुरे इंसान के साथ शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी? नेहा उसको इतना पुरएतमाद होता देखकर पूछ गई थी। क्योंकि पैसा बड़े बड़ों को ज़ेर कर देता है, और तुम्हारी सौतेली माँ तो वैसे भी बड़ी लालची औरत है, आराम से बात मान लेगी हमारी। इसलिए बेहतर है अपनी कज़न की ज़िंदगी बचा लो और बीवी बन जाओ असकान शाह की। वो बेचारी इन सब चक्करों में बेमौत मारी जाएगी, क्योंकि असकान शाह का वारिस शाह हवेली में कोई भी आने देना नहीं चाहता।
وہ مظلوم لڑکی مقابلہ نہیں کر پائے گی اتنی ساری مخالفتوں کا، اور تمہارا سوتیلا بھائی بیچارہ ایسے ہی بے موت مارا جائے گا بنا کسی قصور کے۔ کیا بچپن سے لے کر اب تک تمہیں اتنی محبت سے بڑا اسی لیے کیا اس نے کہ تمہاری ضد کی وجہ سے اسے قتل ہونا پڑ جائے؟ نواز شاہ نے بہت ہی دھیمے لہجے میں بولتے اسے سر عام دھمکی دی تھی۔ اپنے بھائی کے بارے میں اتنا غلط سنتے نیہا کا دل لرز اٹھا تھا۔ اس کی جان بستی تھی اپنے بھائی میں، وہ بھلا ایسا کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ کیا بکواس کر رہے ہو تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ بولنے کی؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں کمزور اور مظلوم لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں، کسی کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے خلاف کیس کر دوں گی۔ نیہا غصے سے بھرتی واپسی کے لیے پڑتی تھی جب 5-6 کے قریب گارڈز اس کے راستے میں حائل ہوتے اس کا راستہ روک گئے تھے، جبکہ اپنے پیچھے اسے نواز شاہ کا کہکا سنائی دیا تھا۔ وہ نفرت تو ابھی بھی قائم ہے اور وقت آنے پر بدلہ بھی ضرور لوں گا، مگر آپ کی حفاظت کرنے کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی مجھے، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے آپ سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ میرام کو ایک لمحہ لگا تھا اس حسینہ کے شہر سے نکلنے میں، اسی لیے وہ بنا دھیان دیے کافی سنگین الفاظ کا استعمال کرتا آپ گینے کو مزید ہرٹ کر گیا تھا۔ فکر مت کریں، بہت جلد آپ کی مجبوری ختم کر دوں گی۔ آپ گینے کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کو یوں جاتے دیکھ کر میرام نے شدید غصے کا شکار ہوتے ایک زوردار ٹھوکر ٹیبل کو رسید کی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی کے سامنے اتنا روڈ کیوں ہو جاتا تھا۔ کیا اس کی وجہ دل میں پیدا ہوتے جذبات تھے جو آپ گینے کے سامنے آتے ہی اس کے دل میں زور پکڑ جاتے تھے، اور یہیں آ کر اس جیسے گھمنڈی بندے کی سب سے بڑی ہار ہوتی تھی۔ وہ آپ گینے داؤد کے آگے تو کسی قیمت پر اپنا دل نہیں ہارنا چاہتا تھا، جھکنا تو اسے شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ مہرماں آمنہ بیگم اور ماہنور کے بتائے گئے مطلوبہ گیٹ میں داخل ہوتی چاروں جانب چھائے اندھیرے کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ ارزم ہمدانی کے اس محل نما گھر میں بالکل پہلی بار آئی تھی، اس لیے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس جانب جانا ہے۔ اس نے فوراً سے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تھا، مگر پھر آمنہ بیگم اور ماہنور کا پر امید چہرہ یاد کرتے اس نے ناچار آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہے مگر ملازمین کا نام و نشان تک نہیں ہے، لگتا ہے یہاں کے سب لوگ ہی وہاں پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، تو کیا مجھے اکیلے یوں ارزم سر کے گھر آنا چاہیے تھا؟ مہرماں موبائل کی ٹارچ آن کرتی چلتے ہال عبور کر گئی تھی۔ اس کی متلاشی نظر سیڑھیوں کی تلاش میں تھی۔ دائیں جانب اسے سیڑھیاں دکھائی دی تھیں۔ وہ ابھی چند زینے ہی عبور کر پائی تھی جب اچانک اسے اپنے پیروں کے پاس کسی نرم سی شے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہوتے موبائل کی روشنی اس جانب موڑی تھی، جہاں خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھی انتہائی خوبصورت سی سفید بلی کو دیکھ کر مہرماں کے ہونٹوں سے بے ساختہ دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑی ہے۔ وہاں سے ہٹنے کے چکر میں اس کا پیر سلپ ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے بہت بری طرح گر کر اپنے ہاتھ پر توڑوانے ہی والی تھی جب اوپر سے کسی نے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مہرماں اس مضبوط آہنی گرفت پر سیدھی مقابل کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی تھی، مگر اس کی چیخوں کو بریک ابھی بھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لگی کھڑی کپکپاتی مسلسل چلا رہی تھی، جبکہ اسے تھامے کھڑا ارزم ہمدانی اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ ساتھ والے بنگلے والی بیگم صاحبہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ آپ گینے اپنے کمرے میں بیٹھی چینل سرچنگ کرتی شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ ملازمہ کے پیغام پر حیرت کا اظہار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ کیا وہ پہلے بھی یہاں آتی ہیں؟ آپ گینے نے سرسری سا پوچھا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ صرف آپ سے ملنے آئی ہیں، ملازمہ نے اس کے ساتھ چلتے مختصراً جواب دیا تھا۔ اس دن میرام سے ہونے والی بحث کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ گینے خود ہی اس کے ہوتے روم سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ آپ گینے نے اندر آتے وہاں بیٹھی اس خوش شکل لڑکی کو سلام کیا تھا، جو اس سے عمر میں 7-8 سال ہی بڑی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں،
जैसे ही पता चला इस घर में भी एक प्यारी सी मालकिन आ चुकी है तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया और मैं फ़ौरन आपसे मिलने पहुंच गई। आबगीने को पहली मुलाकात में ही वो लड़की काफ़ी खुश अखलाक सी लगी थी। आबगीने इतनी जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी, मगर फ़िज़ा की बातूनी तबीयत की वजह से उनकी कुछ ही देर में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मीराम भाई और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरी भी पार्टीज़ में 1-2 बार मुलाकात हो चुकी है उनसे। हैंडसम और डैशिंग होने के साथ साथ बहुत नाइस पर्सन है। बहुत लकी हैं आप। फ़िज़ा की बात पर आबगीने मसनूई मुस्कुराहट होठों पर सजाए पहलू बदल कर रह गई थी। जी शुक्रिया। आबगीने के पास इस बात का और कोई जवाब नहीं था। वैसे यहाँ मैं एक और काम से आई थी। वो दरअसल आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आप दोनों ने ज़रूर आना है। मीराम भाई तो इस सोसाइटी के रूल से वाकिफ़ ही हैं, अब आप भी हो जाएंगी। रूल ये है कि चाहे कितना इम्पोर्टेंट काम ही क्यों ना हो, हम सब एक दूसरे की खुशियों में शिरकत ज़रूर करते हैं, इसलिए आपको भी मीराम भाई के साथ लाजमी आना होगा। फ़िज़ा आबगीने को इनकार का मौका दिए बगैर नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। आबगीने को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस अच्छी लड़की को कैसे बताती कि उसके पास पार्टी में शरीक होने के लिए फैंसी कपड़े मौजूद ही नहीं थे, तो वो कैसे आती। मगर वो फ़िज़ा के सामने ऐसी किसी भी बात का इकरार किए बगैर पार्टी में आने की रजामंदी दे गई थी। फ़िज़ा तो उसका इकरार सुनकर खुशी खुशी वापस जा चुकी थी, मगर आबगीने अब सर पकड़ कर बैठी ड्रेस के बारे में सोचने लगी थी। अभी उसे ऐसे बैठे चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे जब फौजिया हाथ में बड़ा सा बॉक्स उठाए उसके करीब आई थी। बेगम साहिबा, ये आपके लिए सर जी ने भेजा है। फौजिया वो बॉक्स उसके सामने रखती किचन की जाने बढ़ गई थी। इस हिटलर ने भला मेरे लिए क्या भेजा है? आबगीने शदीद तरीन हैरत के ज़ेरे असर एक भी लम्हा ज़ाया के बगैर बॉक्स को ओपन करती दंग रह गई थी। बॉक्स के अंदर ब्लैक कलर का एक इंतहाई खूबसूरत फ्रॉक मौजूद था और उसके साथ ही सियाह हाई हील वाले सैंडल, ज्वेलरी बॉक्स और मेकअप का सामान भी मौजूद था। आबगीने अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी जब गोद में रखा उसका मोबाइल बज उठा था। मीराम का नंबर देखकर आबगीने का दिल ज़ोर से धड़का था। उसे इस धूप छाँव जैसे शख्स को समझना मुश्किल हुआ था। कॉल अटेंड करके कान से लगाते उसने बोलने की जहमत नहीं की थी। आपको अगर मेरी भेजी हुई चीज़ें मिल गई हैं तो जल्दी से तैयार हो जाएं। आज शाम हमें SHO अहमद के घर उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। मीराम गर्दन कुर्सी की पुष्ट से टिकाए बोलता उसके जवाब का मुंतज़िर था। उसने आज ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए शॉपिंग की थी। थैंक्स। आबगीने को उसका यूँ अपने लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगा था। उसका दिल एक बार फिर मीराम के हक़ में उससे बगावत कर चुका था। वो जो अपनी फीलिंग छुपाए छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर अपने उस अकड़ू पुलिस वाले के आगे दिल हार बैठी थी। तो आबगीने दाऊद को शुक्रिया बोलना भी आता है। मीराम का मूड शायद इस वक्त बहुत खुशगवार था, इसलिए उसे छेड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। SP मीराम कमाल की तरह नहीं है आबगीने दाऊद, उसे झुकना भी आता है और सराहना भी। वो भी आबगीने थी, उसके तंज पर खामोश कैसे रहती। मिसेस आबगीने, मीराम कमाल जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। मेरा झुकना और सराहना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। मीराम ने उसे किसी किस्म का कोई चैलेंज करने से बाज रखा था। वो दोनों शायद पहली बार बिना लड़े इतनी देर तक बात कर रहे थे जब अचानक दूसरी जानिब से अर्जेंट कॉल आ जाने पर मीराम ने कॉल काट दी थी। सर, एक बहुत बुरी खबर है। दाऊद साहब की सिक्योरिटी पर मामूर एक अहलकार की कॉल थी। सर, दाऊद इब्राहिम को कोमा में चले गए हैं और डॉक्टर भी उनकी रिकवरी को लेकर ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। पुलिस एहलकार की बात सुनकर मीराम कुछ बोल ही नहीं पाया था। जिस इंसान को वो बर्बाद करना चाहता था, कुदरत के लिए जाने वाले इंतकाम ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब वो भला ऐसे शख्स को क्या कहता। मीराम आंखें मूंदे कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा था। आबगीने दाऊद का उसकी लाइफ में फ़िट हो जाना मुश्किल था। वो अपर क्लास में मूव करने वाली उसकी मिडिल क्लास फैमिली के साथ नहीं रह सकती थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है। बहुत जल्द आपके सामने एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।